वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लास 12th। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, और इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने वाले हो। आपको सबसे बड़ी चीज़ बताते चलूँ, दिस इज अ चैप्टर विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इंटरव्यू, राइट। और इस चैप्टर को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, राइट। अब इसमें आप लोगों को बताया गया है कि एक्चुअली में जर्नलिज्म का एक नया इन्वेंशन दैट इज द इंटरव्यू। कैसे लोग एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे और कैसे एक्टर एक्ट्रेसेस या मल्टीपल लोगों के ओपिनियन होते थे इंटरव्यूज के बारे में। आप खुद सोचो, सपोज आप नए नए ऐसे पर्सन हो जो लाइमलाइट में आए हो, लोगों के सामने आए हो, और सडन आपके बारे में लोग जानना चाहें कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, किस तरह की आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, राइट। सो पीपल स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ यू, राइट। लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि जब लोग आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं तो फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो और आप अपने इंटरव्यूज़ के बारे में मेंशन करते हो लोगों को अलग अलग जगह पे, राइट। लोग आपके बारे में सुनते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आपको ये पता चलता है कि आपका कोई इंटरव्यू लेने वाला है तो आपके अंदर भी एक्साइटमेंट होता है कि आई वुड लव टू टेल पीपल अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, कि हु एम आई एंड हाउ आई वर्क, हाउ आई एम सो मच पैशनेट अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल स्टोरी जिसमें आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि कैसे एक इंटरव्यू को कंडक्ट करवाया जाता है और मल्टीपल लोगों के कैसे इंटरव्यूज होते हैं। और ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है विच इज टेकन फ्रॉम अ बुक नेम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, राइट। एज आई टोल्ड यू, इसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में वो आपको बताते हैं किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, किस तरीके से लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं, राइट। और कैसे ये जर्नलिज्म पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कितनी खूबसूरती से आपके राइटर ने इस चैप्टर को लिखा है। तो सबसे पहले हम इसकी एक ओवरऑल समरी और एक ओवरऑल brief देखेंगे। The interview summary is the simplified version of the chapter using English language। तो बेसिकली आपका ये बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया एक चैप्टर है जिसमें आपको बहुत खूबसूरती से इंटरव्यू के बारे में मेंशन किया गया है। As I already told you that this is an excerpt or you can say that this is an extract। ये एक extract है जो कि कौन सी बुक से लिया गया है, The Penguin Book of Interviews। So उस बुक की लैंग्वेज भले ही अगर आप पढ़ें तो आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन इस चैप्टर में आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंटरव्यू के बारे में मेंशन किया गया है। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, राइट। नाउ इस चैप्टर में द ऑथर टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू। तो यहाँ पे वो बताते हैं किस तरीके से इंटरव्यूज लिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर सामने वाले के आते हैं, लोगों के थॉट क्या होते हैं जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और जो इंटरव्यूअर होता है उसके दिमाग में किस तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए विच आर द बेस्ट, राइट। So here you will come to know about the interviews that this is the best way that it should be in interrogation वाले फॉर्म में। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ कर रहे हो, किसी से सवाल जवाब कर रहे हो, इधर से सवाल आया उधर से जवाब आया, इधर से सवाल गया उधर से जवाब आया। तो जब सवाल जवाब का प्रोसेस चल रहा होता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से सवालों को रखना है और कैसे वापस में हमें आंसर्स मिलने हैं। सो इस तरीके से एक इंटरव्यू का फॉर्मेशन होता है और वो इंटरव्यू जब सामने किसी के प्रेजेंट किया जाता है तो मुझसे बहुत अच्छा लगता है। He talks about it with reference to the field of journalism। उन्होंने यहाँ पर जर्नलिज्म की फील्ड को लेते हुए इंटरव्यू का रेफरेंस दिया है कि कैसे जर्नलिज्म में लोग सवाल करते हैं और वहां पे उनके पास रिप्लाईज आते हैं। तो एक कॉन्वर्सेशन भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी है दो लोगों के बीच की, जिसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे हर क्वेश्चन के, राइट। नाउ मोरओवर ही आल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू टेक्निक। क्या नया तरीका है, व्हाट इज द न्यू टेक्निक, इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, right। Then if we move ahead we'll come to know that he goes on to state that how the interviews has become viral arena in everyone's life। कैसे इंटरव्यू सबकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, कैसे इंटरव्यू को लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सवाल बहुत ही प्रोफेशनली पूछे जाते हैं और उसका आंसर सभी कितने प्रोफेशनली देते हैं, right। We learn about the opinions of many celebrities concerning an interview।
यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से जो मल्टीपल सेलिब्रिटीज होती हैं, जो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, राइट, उनके जो इंटरव्यूज में सवाल जवाब पूछे जाते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग क्या होती है, उनके अंदर एक थॉट प्रोसेसिंग क्या होती है कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, क्या वो एक्साइटेड होते हैं या वो अंदर से दुखी होते हैं या उन्हें ओके ओके फील हो रहा होता है। तो हर चीज आपको यहाँ पर मेंशन करी गई है। Thus, it teaches us about the functions, methods and merits of interview. तो इंटरव्यू किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी पॉजिटिव्स क्या हैं, उसकी नेगेटिव्स क्या हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। यहाँ पर ऑथर आपको ये भी बताते हैं कि ये जो इंटरव्यू है, ठीक है, वो एक बहुत ही नोटोरियस राइटर का है जिसका नाम है अम्बर्टो इको। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही शैतान चुलबुले टाइप के राइटर को मेंशन किया है जिनका नाम अम्बर्टो इको है, और आपको यहाँ पर उनके भी कुछ झलक देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर। द ऑथर आल्सो इनकॉर्पोरेट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू with the notorious writer Umberto Eco. This part allows us to get a glimpse at this literary method of him. Right? So आपको उनके बारे में भी काफी कुछ यहाँ पर पता चलने वाला है. So I hope guys that this chapter is gonna be really very interesting. ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा होने वाला है. जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसको पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगेगा. Now let's start. The chapter starts with the author introducing us to the method of an interview. तो जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो इंटरव्यू है वो लिया जाता है. What is the actual method for an interview? किस तरह से सवाल किए जाते हैं, किस तरह से आंसर्स आते हैं, ठीक है, क्या अप्रोच रहती है, क्या थॉट रहते हैं लोगों के जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. तो we learned that it is pretty common in journalism and its origin dates back to 130 years before. तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नई कोई चीज है जो प्रचलित हुई है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट हुई है. इसका ओरिजिनेशन 130 साल पहले हो चुका था, राइट. कहाँ पर? जर्नलिज्म में लोगों से सवाल किए जाते थे और लोग उसके आंसर्स देते थे. तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट आया हुआ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत 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 पुराना है. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे और ज्यादा इसको ब्यूटिफाई किया गया. He expresses unsurprisingly various people carry different opinions about the concept of the interview and its uses. अब यहाँ पर वो हैरान नहीं है चीजों को लेकर के. वो कहते हैं हर एक पर्सन का अलग थॉट होता है. Each and every person has a different thought, different mental state, राइट. हर इंसान की एक डिफरेंट मेंटल स्टेट होती है, हर इंसान का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है इंटरव्यू के लेकर के. जब किसी को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू लिया जाने वाला है, उसका इंटरव्यू होने वाला है, तो वो अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है, अपने तरीके से चीजों को बताता है, और उसकी जो फीलिंग होती है वो भी काफी हद तक डिफरेंट होती है. और अगर कोई अच्छा सोच रहा है या कोई बुरा सोच रहा है, इससे ऑथर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वो यहाँ पर बिल्कुल भी हैरान नहीं है कि किसी का अप्रोच किस तरह का आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही खुशी खुशी अपने इंटरव्यू को करते हैं. कुछ लोगों को प्रेपरेशन की जरूरत होती है और कुछ लोगों को प्रेपरेशन की जरूरत नहीं होती. Now, some people think of it very highly while others cannot bear giving an interview. राइट. कुछ लोग सोचते हैं इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज है, अगर वो लोगों को अपना इंटरव्यू देंगे तो उससे वो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे. सो वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड होकर के बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू को कंडक्ट करवाते हैं. बट कुछ लोगों की थॉट इसके बारे में बहुत संकीर्ण है, बहुत बहुत शॉर्ट है. वो हेजिटेट करते हैं, वो घबराते हैं, उनको लगता है नहीं, मैं इंटरव्यू दे ही नहीं सकता. अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाऊंगा, मुझे हेजिटेशन होगा, मुझे घबराहट होगी, और पता नहीं व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं मैं अच्छा दिख रहा हूँ बोलते हुए या नहीं, मेरे जो वर्ड्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे या नहीं. So it's just a thought. The chapter tells us that an interview can make a lasting impression. लेकिन ऑथर ने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया कि जो इंटरव्यू होता है किसी भी पर्सन का, वो एक ऐसी चीज होती है, या तो लोगों की थॉट में वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है, या तो वो इंसान दूसरे की सोच में हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाता है. सो एक इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके एक्चुअल नेचर को डिस्प्ले करती है.
कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो या आपकी थॉट प्रोसेसिंग कैसी है। माइट भी कुछ ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किए हो अपने इंटरव्यू में जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और माइट भी आपने कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हो या ऐसे ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए हो जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छे ना लगे, राइट। सो इस वजह से जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो जब वो लोगों के सामने आते हैं, डिस्प्ले होते हैं, तो उस उनकी लाइफ पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। Moreover, as per an old saying, एक पुरानी कहावत है, when we make perceptions about a particular person, the original identity of their soul is taken away. जब हम लोगों के बारे में perceptions बनाते हैं, perceptions क्या होता है? Thought, है ना। जब तक आपने कभी किसी से बात ना करी हो, उसको देखा ना हो, है ना, उसकी बातें ना सुनी हो, उससे इंटरेक्शन ना किया हो, उसके साथ कॉन्वर्जेशन ना करी हो, तब तक सिर्फ आप ओपिनियन बनाते हो। तब तक आप सोचते हो चल ढंग से नहीं रहा है ना, बहुत 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 स्टाइल में चल रहा है, बहुत एटीट्यूड ही होगा, मुंह बना बना करके बोलता है, अच्छा नहीं होगा, वाओ कितने क्यूट एक्सप्रेशन देता है ना वो पर्सन, राइट। सो जब इंसान बोलता है या जब इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है, सो इट शोज द होल डिस्प्ले ऑफ हिम कि वो क्या है ना, और वो पर्सनालिटी किस तरह का है या वो किस तरह की बिहेवियर को पजेस करता है। सो द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ देयर सोल इज टेकन अवे। जब कोई इंसान इंटरव्यू देता है तो लोगों के बारे में परसेप्शंस बनाते हैं, ठीक है। और जब हम परसेप्शंस बनाते हैं तो हम जिस भी पर्सन के बारे में परसेप्शन बना रहे होते हैं उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हम, ठीक है, उनकी सोल की ओरिजिनल आइडेंटिटी को हम उससे ले लेते हैं। वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज। अब यहाँ पर स्टोरी में आपको ये भी पता चलता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अब एक बात सोचो, कभी कभी क्या होता है ना, दिस इज माई रियल नेचर व्हाटसोएवर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, एज यू कैन सी, राइट। अभी थोड़ी देर बाद मैं गुस्सा करने लगूं तो आप सोचो अरे मैम तो गुस्सा भी करती है, राइट। सो लोगों के अलग अलग थॉट बनते हैं आपके बिहेवियरल वे से। आप जैसे बिहेव करते हो वैसा लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डनसम चीजें आ रही होती हैं, बहुत बहुत हैवी हैवी सा उनको फील हो रहा होता है, तो वो फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं। तो अगर कोई ये सेलिब्रिटी सामने शो कर देता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है किसी चीज से, तो लोग उनके बारे में गलत ओपिनियन बनाने लगते हैं, राइट। सो इस स्टोरी में या इस चैप्टर में आपको ये भी पता चलेगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरव्यू अच्छी चीज नहीं होती, है ना, पता नहीं कैसी इमेज वो पोर्ट्रे करती है, और लोग पता नहीं कैसे कैसे परसेप्शंस बना लेते हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसी थॉट प्रोसेसिंग रखने लगते हैं लोगों के बारे में। सो ऐसा भी लोगों का मानना है, कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ पॉपुलर लोगों के बारे में, कि लोग आपको सुनने के बाद, इंटरव्यूज आपके सुनने के बाद लोग आपको जज करने लगते हैं, और जब आपको लोग जज करने लगते हैं तो हो सकता है कि जो आपने पॉजिटिव वर्ड कहा वो उनको नेगेटिव लग रहा हो, तो वो उस तरीके से आपके बारे में सोचने लगते हैं, और यही वजह है कि लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज टू गुड, है ना। लोगों को इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लोगों के बारे में नहीं होनी चाहिए। नाउ सिमिलरली, रुडयार्ड किपलिंग्स लाइफ writes in her diary about how two reporters in Boston ruined her. अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक इंटरव्यू हुआ किसका, रुडयार्ड किपलिंग की, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ यहाँ पर मेंशन कर रही हैं, या वो ये लिखती हैं अपनी डायरी में कि कैसे दो रिपोर्टर्स बोस्टन में उनके पास आते हैं और उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, राइट। अब ना कहीं आप ये सोच सकते हो या ये इमेजिन कर सकते हो कि उनका जरूर से जरूर कोई इंटरव्यू हुआ होगा जिसमें उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जो उनसे नहीं पूछे जाने चाहिए थे, और फिर जो उसका रिप्लाई आया होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, और जो रिप्लाई लोगों की नजर में जाना चाहिए था वो उतना अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से उनके बारे में लोगों ने ओपिनियन गलत बनाने शुरू कर दिया। He thinks of interviewing as an assault, ठीक। अब वो सोचते हैं कि ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर है, इंटरव्यू एक तरह का मेंटल टॉर्चर है, राइट, एक तरह का असॉल्ट है। कोई देना चाहे कोई देना ना चाहे, आप इतना इतना डीप जाकर के लोगों के बारे में कैसे पूछ सकते हो, इतना लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों जान रहे हो, इस तरीके से। मोreover he even believes that this crime should have a punishment। और कहते हैं लोग जो लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और फिर लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं, ये बहुत गलत चीज है, ये एक तरह का क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सजा लोगों को मिलनी
चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहें वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्दर किपलिंग is of the thinking that no respectable person asks for or gives an interview. इवन रोडियार्ड किपलिंग ने तो ये स्टेटमेंट तक दे दिया था कि कोई भी इंसान जो एक्चुअली में अच्छा होता है, जो सच में बहुत हम्बल काइंड होता है, राइट, वो जो सच में इज्जतदार होता है, वो कभी अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करता और आप लोगों को बताता नहीं है, राइट. और उनको ये भी लगता है कि कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन, कोई रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी अगर होगी तो वो कभी भी अपना इंटरव्यू देना नहीं चाहेगी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ ब्लैक स्पॉट ऑन समवंस रियलिटी, है ना. एक इंसान की हकीकती जिंदगी के ऊपर एक तरीके का धब्बा है ये इंटरव्यू. सो एक अच्छा इंसान कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा अगर वो एक ऑनरफुल लाइफ जीना चाहता है तो. नाउ if we move ahead, we look for some other things also. Moreover, this chapter also contains an excerpt from an interview between Mukund belonging to the Hindu newspaper and Umberto Eco. अब आपको पता चलेगा इस चैप्टर में हमें एक छोटी सी इंटरव्यू दिखाई गई है दो लोगों की. एक तो मुकुंद है, ठीक है, मुकुंद. और मुकुंद का इंटरव्यू किसके साथ है? द हिंदू न्यूज़पेपर और अम्बर्टो इको के साथ. सो इको इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली. अम्बर्टो इको कौन है? वो इटली के, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना जो है उसके प्रोफेसर हैं. He has a daunting status and a scholar for his philosophies on semiotics. Now, what is semiotics? The study of science. लोग हस्ताक्षर कैसे करते हैं, जैसे किसी ने ऐसे करके ऐसे साइन कर दी, ऐसे बना दिया, इसका क्या सेंस होता है, या ऐसे से करके लोग, कुछ लोग ऐसे साइन बना देते हैं. तो अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और वो अपनी थॉट प्रोसेसिंग के हिसाब से, अपने तरीकों के हिसाब से अपनी साइन करते हैं. तो हर एक साइन कुछ कहती है, और इसी को पढ़ाते थे कौन? अम्बर्टो इको. ही वॉज एक्चुअली doing research on that also, and he was teaching that also, philosophies on semiotics, right. और उनका जो स्टेटस था वो बहुत ज्यादा, मतलब ही वॉज अ वेरी रेप्यूटेड पर्सनैलिटी, राइट. और वो एक बहुत बड़े मतलब स्कॉलर बोले गए हैं, विद्वान बोले गए हैं इस चीज में. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन. और सिर्फ यही नहीं है ना, वो अपनी फिलोसफीज ऑन सेमियोटिक्स ही नहीं बल्कि लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, जो भी लिखा गया होता है उसके ऊपर उनकी क्या थॉट प्रोसेसिंग है, वो मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन, मतलब वो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा नोन है, बहुत ही ज्यादा वेल है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स फॉर विच ही वाज एक्चुअली रियली वेरी नोन, एंड ही वाज अ स्कॉलर आल्सो फॉर फिलोसफीज ऑन सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स. ठीक. Now, I hope this is quite clear to everybody. So be sure about this, that he is also a very renowned person and he is about to give an interview. Okay, now look at this. In the interview, अब जब इनका इंटरव्यू होता है, we see it centers on his successful novel. तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं उनको कि उनकी एक नॉवल छपी जो बहुत सक्सेसफुल हुई, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया. The name of the rose. And what was the name of that particular novel? The name of the novel was Rose. The name of the Rose. His novel sold more than 10 million copies. अब यहाँ पे बताया जाता है जब उनकी ये नॉवल पब्लिश हुई तो 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज इसकी बिक गई. Now, what was so strange? What was so different about it? Why people were so much curious about this book? Why people were so much willing about this book? लोग क्यों जानना चाहते थे इस बुक के बारे में, क्या जानना चाहते थे, क्या ऐसा अमेजिंग था इस बुक के बारे में, वो तो आपको पता चलेगा. मुकुंद began by asking him how he manages to do such different things. अब क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो अम्बर्टो इको है, he is very versatile personality. तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर आप ये कैसे कर लेते हैं, आप पढ़ा भी लेते हैं, नंबर ऑफ चीजें भी कर लेते हैं और नॉवेल्स भी लिख लेते हैं. सो हाउ यू आर एबल टू डू दिस, आपके अंदर इतनी कला आती कहाँ से, आप कैसे मैनेज करते हैं. तो उनका रिप्लाई आता है अम्बर्टो इको का, वो कहते हैं ही इज डूइंग द सेम थिंग. कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, मेरे को तो लगता है मैं वही काम कर रहा हूँ, सुबह नौकरी पर जाता हूँ और फिर वही चीज रिपीट करता हूँ जो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में कर रहा होता हूँ, राइट. Further, he goes on to justify his books that revolve around peace and non-violence. उसके बाद वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अपनी एक और बुक के बारे में मेंशन करते हैं जिसका नाम है पीस एंड नॉन वायलेंस.
शांति और कोई लड़ाई झगड़ा ना होना। वी लर्न दैट अम्बर्टो क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर। यहाँ पे आपको पता चलेगा इस इंटरव्यू में वो आपको बताते हैं कि वो एक एकेडमिक स्कॉलर भी हैं। अब सबसे अच्छी चीज क्या है ना, देखो हमारे पास वही टाइम है और हर इंसान के पास वही समय है। अब वो उसको किस तरह से यूटिलाइज करता है उस पर डिपेंड करता है। तो कई बार क्या होता है, लोग अपने खाली टाइम पर चाय पी रहे होते हैं लेकिन चाय के साथ कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे होते। सो ये क्या करते हैं, ये अपने उस टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं। जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो खाली हैं, वो क्या करें, वो सोते हैं, वो रोते हैं, rather than crying, rather than thinking, just utilize your time, उनका यही एक स्टेटमेंट रहता है, राइट। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। प्लीज डू लेट मी नो एट वंस कि आपको समझ में आ गया अच्छे से, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर मेंशन किया गया ना। लुक एट दिस। और क्या अम्बर्टो इको बताते हैं, ही अटेंड्स वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। वो कहते हैं इतना ही नहीं कि सिर्फ मैं लिखता हूँ, अलग अलग चीजों को पढ़ाता हूँ। वो कहते हैं कि वो मल्टीपल एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं अपने फ्री टाइम पे। थ्रू आउट द वीक एंड राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। उनका जो डेली काम होता है वो पढ़ाना या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का होता है, लेकिन जब उनको संडे संडे टाइम मिलता है तो बैठ करके उस संडे को यूटिलाइज करते हैं और उन दिनों क्या करते हैं, वो नॉवेल्स लिखते हैं। मोreover he expressed that other considering him as a novelist and not scholar does not affect him at all। कहते हैं मैं एक एकेडमिक्स पर्सनालिटी हूँ, राइट, मैं एक स्कॉलर हूँ, लेकिन लोग मुझे स्कॉलर से नहीं जानते और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। लोग मुझे जिस भी चीज से जान रहे हैं, आई एम ओके विद दिस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लोग मुझे इस नाम से जान रहे हैं कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ, मैं एक स्कॉलर नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कहते हैं मुझे इस चीज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लोग मुझे नॉवेलिस्ट के नाम से क्यों जानते हैं और मुझे स्कॉलर के नाम से क्यों नहीं जानते, लोग मेरी इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करते। सो आपको इंटरव्यू से एक चीज समझ में आएगी कि इंसान की जिंदगी का पीक पॉइंट यू नेवर नो कब आ जाए और लोग उसे किस चीज से जानने लगे। Ultimately the thing is that he gained some respect of people and he is known to everyone. He agrees it is rather tough to influence million of people with academic work. वो कहते हैं कि नॉवेल लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपने एकेडमिक वर्क से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। सो अब ये थॉट इंसान के अंदर कब आती है, ये थॉट इंसान के अंदर तब आती है जब उसको लगता है अरे ये काम तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन ये काम तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा पूरी तरीके से, राइट। सो जिसमें इंसान को इजिली अचीवमेंट मिल जाता है उसमें वो सोचता है कि अरे ये तो हो जाता है, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी कैन डू, राइट। बट ये चीज जो मेरे से नहीं हो पा रही है वो कोई नहीं कर सकता, वो एक डिफिकल्ट टास्क है। जबकि ऐसा होता नहीं है, समटाइम एवरीथिंग जस्ट डिपेंड ऑन लक एंड द टाइम और द नीड ऑफ एन आवर। मोreover we also learn how he believes that our lives have empty spaces। कहते हैं लोगों को पता ही नहीं, लोग केमिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया भर पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें हैं और उस हर चीज के बीच में कितना गैप है, कितना होल है। और हमारा जो पूरा जिंदगी का दिन होता है उसमें भी कितने गैप्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी खाली जगह है, लाइक द वंस इन एटम, जैसे कि एक एटम में कितनी खाली स्पेस होती है। ही रेफर्स टू देम एज interstices and admits that he does most of his productive work in the course of that time। और कहते हैं यही वो इंटरस्टिसेस हैं, यही वो खाली स्पेसेस हैं, यही वो एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनको मैं भरता हूँ, है ना। आपको कभी लगता है ना कि कोई चीज जहाँ पे कोई कमी रह गई है आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। सपोज आपके घर पे एक दीवार है ना, उस दीवार में अर्थक्वेक आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से या कुछ लड़ने की वजह से एक छेद हो गया, तो आप क्या करोगे, वो छेद बुरा ना लगे तो उसे भरने की कोशिश करोगे ना। तो वही छेद भरने की कोशिश कौन करते हैं, ये जो हमारे अम्बर्टो इको हैं जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो करें। तो वो कहते हैं मैं यही करता हूँ, मैं उस खाली समय को भरने की कोशिश करता हूँ और जब मैं उसको भर लेता हूँ तो मेरे सामने रिजल्ट ये आता है और मुझे तो पता भी नहीं कि इतना पॉजिटिव रिजल्ट उसका हो सकता है। सो यू नेवर नो, एक बिट आपकी जिंदगी का, एक छोटा सा जिंदगी का आपका एक स्टेप कितना बड़ा स्टेप हो सकता है और कितना बड़ा चेंज ला सकता है वो, राइट। स्पीकिंग अबाउट हिज नॉवेल, वो कहते हैं कि यही जो खाली स्पेसेस होते हैं मैं इनको यूटिलाइज करता हूँ और इसमें कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूँ। He remarks that it is not an easy read। कहते हैं कि नॉवल जो है मेरी वो उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। It has got a detective feature to it's alongside metaphysics। कहते हैं मेरी जो नॉवल है वो that is not easy, है ना, उसको इतना आसान नहीं है पढ़ना, उसमें एक डिटेक्टिव फीचर है और उसमें मेटाफिजिक्स भी लग रही है, तो उसको थोड़ा सा इंसान को डीपली जा करके पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत सस्पेंस सा है। अगर कोई इंसान बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो एक अच्छा रीडर है तभी वो इसको पढ़ना चाहेगा।
तो मेटा फिजिक्स थियोलॉजी के बारे में वो यहाँ पे बात करते हैं एंड मेडिवल हिस्ट्री के बारे में वो बात करते हैं. Similarly, he thinks that if he wrote the novel 10 years earlier or later, it would not have achieved the same success. Thus, the reason for the success of the novels remains a mystery. वो कहते हैं कि अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि मेरी जो नॉवल है वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, राइट, सो आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत ऐसी ऐसी स्टोरी है जो कि आप कंफ्यूज हो जाओ. वो मेडिवल हिस्ट्री और मेटाफिजिक्स का कॉम्बिनेशन में है. दैट इज अ काइंड ऑफ सस्पेंस, एंड इफ यू रीड इट यू विल कम टू नो अबाउट इट कि कहना क्या चाह रहा है बंदा, व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से, राइट. बट इस स्टोरी को इतनी सक्सेस हासिल इसलिए हुई क्योंकि ये नीड ऑफ एन आर्ट थी. लोग इंटरेस्टेड थे, लोग पढ़ना चाहते थे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया और चौथे ने पांचवे को बताया. इस तरीके से माउथ पब्लिसिटी से ये जो नॉवल थी वो बहुत ही पॉपुलर हो गई. सो दिस द पॉपुलैरिटी ऑफ माय नॉवल इज नथिंग एल्स बट द नीड ऑफ एन. Similarly, he thinks that if he wrote the novel 10 years earlier or later, और वो कहते हैं कि देखो मेरी जो नॉवल थी वो नीड ऑफ एन आर पे बहुत डिपेंड करती थी. अगर ये 10 साल पहले गई होती या 10 साल बाद गई होती तो शायद इसमें इतनी पॉपुलैरिटी ना आई होती जितनी अभी आ रही है, राइट. सो सिमिलर गोज विद आवर वीडियोस आल्सो, सिमिलर गोज विद आवर वर्क आल्सो. कभी कभी कुछ आप एक ऐसा काम करते हो जो कि नीड ऑफ एन आर होता है. आपने कभी YouTube की एल्गोरिदम देखी है? एक गाना चल रहा होता है ना, जैसे आजकल मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस पे लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है. ट्रेंड पे कैसे आ गया वो? क्योंकि लोग वो सुनना पसंद कर रहे हैं, है ना, और वो लोगों की साइकोलॉजी को लोग रीड कर रहे हैं और उसी पे ही क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो उनकी रील्स पे व्यूज जा रहे हैं एंड इस तरीके से वो एक पब्लिक फिगर बने जा रहे हैं. सो एवरीथिंग इज जस्ट नीड ऑफ एन आर. इस टाइम पे ये चीज की जरूरत है तो ये चीज दो उसको. इट वुड नॉट हैव अचीव्ड द सेम सक्सेस. वो कहते हैं कि अगर मेरी नॉवल 10 साल पहले या 10 साल बाद रिलीज होती तो उसको इतना फेवर ना मिलता, इतने 10 मिलियन कॉपीज उसकी कभी ना बिकती, क्योंकि वो नीड ऑफ एन आर्ट थी, इस वजह से वो इतनी ज्यादा बिक गई. दैट्स द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉवल रिमेन्स अ मिस्ट्री. और इसलिए वो नॉवल इतनी पॉपुलर क्यों हुई, इतनी कॉपीज उसकी क्यों बिक गई, वो आज भी एक मिस्ट्री है. बट इस चैप्टर के थ्रू हमें जो हमारे राइटर है उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करके ये बता दिया कि सी समटाइम्स थिंग्स आर, जिसको हम लोग ये बोलते हैं ना कि ये तो मैं किस्मत का खेल था, तो वो नीड ऑफ एन आर्ट थी जो इस तरीके से सबके सामने आ गई, राइट. So agar if we learn about the conclusion of this story, we'll come to know that how many people differ when it comes to interviews. जब अलग अलग लोगों के सामने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आता है तो कैसे लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. कुछ लोग इसे इंसल्ट का तौर मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मानते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम अपनी रियलिटी दुनिया को बता सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर एक एंथुसियाज्म बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से वो एनर्जाइज होकर के कुछ बेटर कर सकते हैं, राइट. And believe me, there are people who motivate others, and just by the motivation of other people only, they do something very great. Nonetheless, they are very interesting and informative as seen from Umberto's interview. अब कुछ लोगों के लिए बड़ा ही अमेजिंग होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला किसके इंटरव्यू से, अम्बर्टो इको के इंटरव्यू से, राइट. सो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देना अच्छी या खराब बात होती है. अब वो डिपेंड करता है कि कोई इंसान उस चीज को लेकर के कितना फेवर में उसके. अगर कोई इंसान फेवर में होता है, जैसे ये हमारा मूड स्विंग पे भी डिपेंड करता है. अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है और मैं बहुत बुरा बुरा फील कर रहा हूँ और उस टाइम पे अगर किसी ने मुझसे कुछ सवाल पूछ लिया तो मैं बहुत उल्टा सीधा बोलने लगूंगा. अब वो जब लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा अंदर से कि ये क्यों दिखा दिया. सो जब आपको गुस्सा आएगा अंदर से कि ये क्यों दिखा दिया तो आपको बुरा भी लगेगा, या भाई भाई भाई. जैसे कभी कभी आप मूवीज में अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते होंगे तो उनको कोई ना कोई रोल दिया जाता है, कुछ लोगों को नेगेटिव रोल दिया जाता है. तो कई बार लोगों ने ये भी बताया कि जब वो नेगेटिव रोल करके बाहर आते हैं तो उनको चप्पलें मारी जाती हैं कि क्यों किया तूने ऐसा, जबकि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. तो समटाइम्स द एक्टर्स टेक इट एज एन अचीवमेंट कि अगर वो नेगेटिव रोल करके आ रहे हैं और उन्हें बाहर जाकर के चप्पलें ना पड़े तो उनका जो एक्टिंग करना है वो बेकार है. सो एक्टिंग और कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि इंसान पूरी तरीके से उसमें घुस जाए और जब वो सामने आए तो लोग बस उसी की ही वाहवाही करें,
right? So this is something which is quite strange, which is quite difficult to understand for other people, but this is something which is so amazing. और जब कोई चीज लिटरली मतलब जैसे होता है, जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तो आपका माइंड बहुत ही पॉजिटिव होता है और आप पॉजिटिव अप्रोच लोगों को दिखा रहे होते हो, राइट? साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आप उस टाइम पे वो बोलो जो सच है, जो रियल है। बी योर सेल्फ, बी समथिंग हु यू आर, नॉट वट अदर्स आर, क्योंकि आप अपने आप में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक हो। और जब आप ये थॉट रखते हो कि आप अपने आप में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक हो, तब आप कुछ बड़ा करते हो और कुछ डिफरेंट करते हो, राइट? सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, बट जाते जाते आई वुड आस्क अ क्वेश्चन टू यू, ठीक है? एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन you get from Umberto Eco's interview? Explain. Okay? राइट? सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, और आपकी जो नीड है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।